नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपना टॉपिक है मुगल आक्रमण, जिसमें हम जानेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। मुगल आक्रमण में हम राजस्थान के राजाओं के बारे में जान रहे थे, तो मुगल आक्रमण वाले इस टॉपिक में आज हम राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानेंगे। तो देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आज हम जानते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ किसी क्षेत्र के राजा नहीं थे, वो केवल एक राठौड़ सरदार थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इसलिए राजस्थान के इतिहास में दुर्गादास राठौड़ का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। तो आज इस अपनी किताब के टॉपिक में हम वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानेंगे। दुर्गादास राठौड़ एक राठौड़ सरदार थे जोधपुर के। जोधपुर राज्य, इसे आप मारवाड़ राज्य भी बोल सकते हो। मारवाड़ यानी जोधपुर राज्य यानी मारवाड़ का एक राठौड़ सरदार था। राठौड़ सैनिक बोल दो या राठौड़ सरदार बोल दो, एक ही बात है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध राठौड़ सरदार या राठौड़ सैनिक हुआ, जिसके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज हम वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ का जीवन काल ध्यान रखना। दुर्गादास राठौड़ किसी क्षेत्र के राजा नहीं थे, वो केवल मारवाड़ राज्य के एक प्रसिद्ध राठौड़ सैनिक थे, एक प्रसिद्ध राठौड़ सरदार थे। तो इनका जीवन काल, अगर राजा होते तो शासन काल हम जानते, केवल राठौड़ सरदार थे तो इनका जीवन काल हम जान रहे हैं। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का जीवन काल था 1638 से 1718 ईस्वी। 1638 में वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ और 1718 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जीवन काल 1638 से 1718 ईस्वी था। अपने इस जीवन काल में दुर्गादास राठौड़ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन कार्यों के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है दुर्गादास राठौड़ में, वो पहला अपना टॉपिक है प्रारंभिक जीवन। दुर्गादास राठौड़ में पहला अपना टॉपिक है प्रारंभिक जीवन। दुर्गादास राठौड़ का प्रारंभिक जीवन, शुरुआती जीवन किस प्रकार का था, वो हम देखते हैं। तो देखो, दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ 1638 में। स्थान था सालवा गांव, जोधपुर में है ये गांव। जोधपुर के सालवा गांव में इनका जन्म हुआ 1638 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था आस्करण और इनकी माता का नाम था, पिता के बारे में जानते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आस्करण था और इनके पिता एक राठौड़ सामंत थे। वीर दुर्गादास राठौड़ के जो पिता थे उनका नाम आस्करण था। तो आस्करण की 3 पत्नियां थी। तो आस्करण की तीसरी पत्नी की संतान
वीर दुर्गादास राठौड़ आस्करण की तीसरी पत्नी की संतान थे। दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण मारवाड़ राज्य के शासक थे। उस समय जसवंत सिंह, उस समय मारवाड़ या जोधपुर राज्य का जो राजा था वो राठौड़ वंश का राजा जसवंत सिंह था। तो जसवंत सिंह का एक राठौड़ सामंत था जिसका नाम था आस्करण। आस्करण को जसवंत सिंह ने अपनी सेवा में रखे हुआ और आस्करण को जसवंत सिंह ने जो सालवा गांव है जोधपुर में वहां की जागीर भी प्रदान की और बाद में आस्करण को जोधपुर का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। तो आस्करण जोधपुर राज्य का एक सामंत या जसवंत सिंह का एक प्रसिद्ध सेवक था और आस्करण को सालवा गांव की जागीर मिली हुई थी। इसी आस्करण की तीसरी पत्नी की संतान थे वीर दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ का जो जीवन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनको हम आगे देखेंगे। अब आस्करण जो था वो अपनी तीसरी पत्नी से एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उससे वो हमेशा नाखुश रहता था। तो उसके जो संतान हुई दुर्गादास राठौड़ उससे भी वो नाखुश ही था। तो आस्करण और उनकी पत्नी के बीच में जो मनमुटाव था उसके चलते ही आस्करण ने अपनी तीसरी पत्नी और उसका जो पुत्र था दुर्गादास राठौड़ उसको त्याग दिया था, उसको छोड़ दिया था। तो बालक दुर्गादास राठौड़ अपनी माता के साथ में लुणावे नाम का गांव है उस गांव में चले गए और लुणावे गांव में ही खेती बाड़ी करके अपने जीवन यापन करने लगे। आस्करण द्वारा अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग दिया गया। तो दुर्गादास राठौड़ उस समय बालक ही थे तो वो अपनी माता के साथ लुणावे गांव में आ गए और उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया। तो दुर्गादास राठौड़ और उनकी माता लुणावे गांव में ही रहने लगे और वहां पर अलग ही खेती बाड़ी करके अपना जीवन जीने लगे, एक बिल्कुल साधारण लोगों की तरह। थोड़े समय बाद में दुर्गादास राठौड़ अपनी युवावस्था में आए तो वो खेती बाड़ी का कार्य करते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना हुई, एक बहुत ही प्रमुख घटना हुई जिसकी वजह से दुर्गादास राठौड़ के जीवन में भारी बदलाव हुआ। घटना इस प्रकार हुई कि एक बार एक चारावाह था यानी एक ग्वाला था जो ऊंटों को चराता हुआ दुर्गादास राठौड़ के जो खेत थे उन खेतों में आ गया और खेतों में ऊंटों को चराने लगा। दुर्गादास राठौड़ ने चरवाहे को मना किया कि वो खेतों के पास अपने जानवरों को नहीं चराएं, लेकिन उस चरवाहे को जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त था। तो वो एक साधारण से व्यक्ति की बात नहीं माना और कहासुनी हो गई। दुर्गादास राठौड़ और उस चरवाहे के बीच में कहासुनी हुई। चरवाहा अपने जानवरों को वहां से नहीं हटाया और खेत में ही चराने लगा। इस कहासुनी के चलते दोनों में झगड़ा हुआ। दुर्गादास राठौड़ ने उस झगड़े में उस चरवाहे को मार दिया, यानी उस चरवाहे की मौत हो गई। जब चरवाहे की मौत का समाचार जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को मिला तो जसवंत सिंह ने पता लगाया कि ये दुर्गादास राठौड़ कौन है जिसने उसके ग्वाले को मार दिया। तो जब अपने सैनिकों से पता लगवाया गया तो पता चला कि दुर्गादास राठौड़ उसके प्रधानमंत्री, उस समय आस्करण प्रधानमंत्री बन चुका था मारवाड़ का, तो अपने प्रधानमंत्री आस्करण का पुत्र है। ये जानकारी अपने सैनिकों द्वारा जसवंत सिंह को प्राप्त हुई।
जसवंत सिंह को जब पता लगा कि दुर्गादास राठौड़ आस्करण की तीसरी पत्नी की संतान है, उसका ही बेटा है, तो आस्करण को बुलाया गया और सफाई के तौर पर उससे पूछा गया। तो आस्करण ने कह दिया कि उसके पुत्र और पत्नी तो उसके साथ गांव में रहते हैं, उसके और अन्य कोई पत्नी और पुत्र नहीं है। यानी आस्करण ने दुर्गादास राठौड़ को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब जसवंत सिंह ने फिर डायरेक्ट दुर्गादास राठौड़ को ही दरबार में बुलवाया और उससे पूछा कि ये इस प्रकार की घटना क्यों हुई और क्यों उसने उसके चरवाहे को मारा। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि ये चरवाहा खेतों में अपने पशुओं को चराता था, जिससे मेरे खेत में ही नहीं और भी बहुत सारे गरीब किसानों के खेतों में भारी नुकसान होता था, मनमर्जी करता था। और इसने जोधपुर राज्य के खिलाफ भी अपशब्द कहे, तो वो अपशब्द मेरे से नहीं सुने गए और मैंने उसको मार दिया। इस प्रकार से उसने अपने जुर्म को कबूल किया, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला और वीरता दिखाते हुए सारी बात जसवंत सिंह के सामने कही। इस बात से जसवंत सिंह काफी प्रसन्न हुआ और उसने आस्करण से पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र गांव में रहते हैं, ये आपको पुत्र अपना पुत्र बता रहा, आपका पुत्र बता रहा है। तो आस्करण ने कहा कि कुपुत्र को पुत्र नहीं माना जाता, यानी आस्करण ने दुर्गादास राठौड़ को कुपुत्र बता दिया। तब जसवंत सिंह ने दुर्गादास की वीरता को देखते हुए उसी समय कह दिया कि जिसको तुम कुपुत्र कह रहे हो वो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यही बालक या यही व्यक्ति एक दिन जोधपुर राज्य की डूबती नैया को पार लगाएगा। और ऐसा ही आगे जाकर हुआ। किस प्रकार हुआ वो आगे हम जानेंगे। बाद में थोड़े समय बाद वीर दुर्गादास राठौड़ की कुशलता को देखते हुए जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को अपनी सेवा में ही रख लिया और दुर्गादास राठौड़ को 1667 में जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह, जोधपुर शासक था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने 1667 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ को अपनी सेवा में रख लिया और दुर्गादास राठौड़ को सेवा में रखकर अपना राठौड़ सरदार नियुक्त कर दिया और उसको 5 गांवों की 1667 में जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को 5 गांवों की जागीर प्रदान कर दी। 5 गांवों की जागीर प्रदान कर दी, जिसकी वार्षिक आय 12,000 रुपए थी। 12,000 रुपए वार्षिक आय। 12,000 रुपए की वार्षिक आय वाले 5 गांवों की जागीर दुर्गादास राठौड़ को प्रदान कर दी गई जसवंत सिंह द्वारा 1667 ईस्वी में। तो जसवंत सिंह जो अपने पिता द्वारा निकाल दिया गया था, अपने पिता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, उसी दुर्गादास राठौड़ ने अपनी क्षमता और अपनी वीरता के बल पर जसवंत सिंह को प्रसन्न किया और वो जसवंत सिंह के एक प्रमुख राठौड़ सरदार के रूप में नियुक्त कर लिए गए। और जसवंत सिंह ने खुश होकर दुर्गादास राठौड़ को 1667 में 5,000 रुपए की वार्षिक आय वाले 5 गांवों की जागीर प्रदान कर दी। तो वो जो 5 गांव थे, वो 5 गांव कौन कौन से थे वो भी आप देखो। 5 गांवों की जागीर प्रदान की गई, तो उसमें एक गांव था झांवर, दूसरा था समदड़ी, तीसरा गांव था कोटड़ी, चौथा गांव था अंबारो बाड़ो, और 5वां गांव था अमरसर। तो ये 5 गांव थे, झांवर, समदड़ी, कोटड़ी, अंबारो बाड़ो और अमरसर। इन 5 गांवों की वार्षिक 12,000 रुपए की वार्षिक आय वाले ये 5 गांव
जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को प्रदान किए। बाद में दुर्गादास राठौड़ के कार्यों को देखकर जसवंत सिंह ने उसको और अधिक गांव दे दिए, तो दुर्गादास राठौड़ को एक बड़ी जागीर मिल गई और वो एक मारवाड़ का प्रमुख और एक बहुत ही वीर राठौड़ सरदार बन गया, जो राजकाज के कार्यों में हिस्सा लेने लग गया और मारवाड़ राज्य की सेना में उसको एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ। तो ये दुर्गादास राठौड़ का प्रारंभिक जीवन था। तो अब उनका प्रारंभिक जीवन तो काफी कठिनाइयों में था। बालक अवस्था में दुर्गादास राठौड़ ने कई कठिनाइयों और समस्याएं उठाई, लेकिन बाद में अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर वो वापस से मारवाड़ राज्य में शामिल हुए। मारवाड़ राज्य में एक प्रमुख पद उन्होंने प्राप्त कर लिया और वो मारवाड़ राज्य के एक प्रसिद्ध राठौड़ सरदार बन गए, प्रसिद्ध राठौड़ सैनिक बन गए। उनको जागीर भी मिली, तो वो अपना जीवन बाद में सही ढंग से यापन करने लगे। आगे की जानकारी देखते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ के पॉइंट में अगला अपना टॉपिक है जोधपुर राज्य पर शाही नियंत्रण होना। अगला पॉइंट है अपना जोधपुर राज्य पर शाही नियंत्रण होना। जो मारवाड़ राज्य था, मारवाड़ राज्य बोल दो या जोधपुर राज्य बोल दो, एक ही बात है। तो जो जोधपुर राज्य था, इसी जोधपुर राज्य का राठौड़ सरदार था दुर्गादास राठौड़। तो जोधपुर राज्य पर एक समय शाही सेना का नियंत्रण हो गया, शाही नियंत्रण हो गया। तो शाही नियंत्रण मतलब मुगल वंश, दिल्ली का जो मुगल वंश था उसको शाही वंश या शाही साम्राज्य कहा जाता था। तो एक समय मुगल वंश के शासक औरंगजेब ने जोधपुर राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। उस समय मुगल वंश का राजा था, यानी दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब। और जोधपुर का शासक आपको पता है, जोधपुर का शासक था उस समय जसवंत सिंह। जसवंत सिंह तो जोधपुर राज्य का शासक था जसवंत सिंह और उधर दिल्ली में मुगल वंश का राजा था औरंगजेब। औरंगजेब मुगल वंश का एक अंतिम शक्तिशाली शासक था, दिल्ली का अंतिम शक्तिशाली बादशाह था। औरंगजेब मुगल वंश का हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक हुआ। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, जो हिंदू धर्म और जो अन्य धर्म थे उन धर्मों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उनके प्रति उसकी जो सोच थी वो अच्छी नहीं थी। केवल मुस्लिम धर्म को ही वो पूरे भारत में स्थापित करना चाहता था। इस्लाम धर्म का प्रसार संपूर्ण भारत में करना चाहता था, अन्य धर्मों को वो नष्ट करना चाहता था। तो धार्मिक सोच जो थी औरंगजेब की वो बहुत ही अलग प्रकार की थी। वो एक कट्टर मुस्लिम था जो हिंदू धर्म और अन्य धर्मों से एक तरह से नफरत करता था और उनको नष्ट करना चाहता था। तो इस प्रकार का शासक था औरंगजेब, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का एक बहुत ही खराब प्रकार का शासक या भारत की जो साधारण जनता थी उसके लिए एक अत्याचारी शासक था औरंगजेब। केवल मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करता था, बाकी जो अन्य धर्म थे, सिख धर्म, जैन, बौद्ध, हिंदू,
इन सब से औरंगजेब का व्यवहार गलत ही था। अन्य धर्मों के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना ये औरंगजेब की प्रमुख धार्मिक नीति थी। अपनी धार्मिक नीति के तहत वो अन्य धर्मों के लोगों को जबरदस्ती से मुसलमान बनवाता था, जो नहीं मानता था उसको मार देता था, और भी तरह तरह के अत्याचार औरंगजेब करता था। तो औरंगजेब जैसे खराब शासक के समय जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह, तो मुगल शासक औरंगजेब ने एक समय में इस जोधपुर राज्य पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो वो कैसे किया वो हम देखते हैं। तो देखो, आप सबको पता है कि जिस समय मुगल वंश का राजा अकबर था, अकबर ने राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करने की योजना चलाई थी और उसने इसमें सफलता भी प्राप्त की थी। तो अकबर के समय में ही ये जोधपुर राज्य मुगलों के अधीन हो चुका था, यानी मुगल साम्राज्य के अधीन जोधपुर राज्य हो चुका था। अकबर के समय से ही जोधपुर राज्य मुगलों के अधीन था। जोधपुर पर राज तो वहीं के जो राठौड़ राजपूत थे उनका ही था, यानी जोधपुर राज्य पर राज तो वहीं के शासक करते थे, वही राजा करते थे, राजपूत राजा ही। लेकिन जोधपुर राज्य अधीन मुगलों के था। मुगल शासक राजा को जो हुक्म देते वो हुक्म जोधपुर के राजाओं को मानना ही पड़ता था, क्योंकि जोधपुर राज्य मुगलों के अधीन था अकबर के समय से। तो औरंगजेब जिस समय शासक बना उस समय भी जोधपुर राज्य मुगलों के अधीन था, और उस समय जोधपुर का राजा जसवंत सिंह था। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति आप सबको पता है सही नहीं थी। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति की वजह से जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में मनमुटाव था। जसवंत सिंह हिंदू धर्म का था, औरंगजेब इसको भी हिंदू धर्म के खिलाफ करने के लिए कई बार प्रयास कर चुका था, जिस बात से जसवंत सिंह औरंगजेब से काफी नाराज था। दोनों के बीच में काफी मनमुटाव था। इस मनमुटाव के चलते ही एक बार औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मारवाड़ से दूर भेज दिया, यानी जोधपुर राज्य से दूर भेज दिया। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह के साथ मनमुटाव के चलते जसवंत सिंह को एक बार भेज दिया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक स्थान है जमरूद, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को जमरूद स्थान पर भेज दिया और जमरूद के किले का किलेदार बनाकर वहां पर जसवंत सिंह को नियुक्त कर दिया। तो जसवंत सिंह को मारवाड़ से दूर जमरूद अफगानिस्तान में है, वहां पर भेज दिया और जसवंत सिंह को वहां का किलेदार बनाकर नियुक्त कर दिया। इधर मारवाड़ राजा के बिना बिल्कुल सूना सा हो गया। 1678 ईस्वी में इस जमरूद स्थान पर ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। 1678 ईस्वी में इस जमरूद स्थान पर ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु का समाचार सुना तो औरंगजेब ने एक कथन कहा था। वो कथन इस प्रकार से था, दरवाजा ए क्रुफ शिकस्त। जब औरंगजेब को जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु का समाचार मिला तो औरंगजेब ने खुश होकर एक कथन कहा। कथन था दरवाजा ए क्रुफ शिकस्त। इसका मतलब है, अरबी भाषा में ये कहा था, इसका मतलब है आज इस्लाम विरोधी
दरवाजा टूट गया। दरवाजे को शिकस्त, ये कथन औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में कहा। इसका मतलब था कि आज इस्लाम धर्म का विरोधी दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह जोधपुर का राजा था जो औरंगजेब की इस्लाम विरोधी नीति का विरोध करता था। इस्लाम धर्म का प्रसार करने की जो नीति औरंगजेब ने अपनाई थी उस नीति का जसवंत सिंह विरोध करता था। इसलिए औरंगजेब हमेशा ही जसवंत सिंह के खिलाफ था, उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था, मन में अच्छी सोच नहीं थी। तो जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब औरंगजेब ने कहा कि आज इस्लाम तो औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में काफी खुश हुआ और उसने अपने मन में ये धारणा बिठा ली, अपने मन में ये सोच बिठा ली कि अब जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय जसवंत सिंह के कोई पुत्र भी नहीं था। तो औरंगजेब ने सोच लिया कि जसवंत सिंह के कोई पुत्र तो है नहीं, तो अब डायरेक्ट ही जोधपुर राज्य को खुद के नियंत्रण में ले लेते हैं। तो जसवंत सिंह की मृत्यु होते ही औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को सीधे ही खुद के नियंत्रण में लेने का कार्य शुरू कर दिया। जसवंत सिंह की मृत्यु होते ही 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर राज्य को सीधे ही मुगल साम्राज्य में शामिल करने के लिए जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को 1678 में ही खालसा राज्य घोषित कर दिया। खालसा राज्य का मतलब होता है कि जिस राज्य का शासक समाप्त हो जाए, शासक की मृत्यु हो जाए और उसके पुत्र नहीं हो, तो उस राज्य पर जो जिसके अधीन वो राज्य था उसके नियंत्रण में आ जाता है और उस राज्य पर जो मुख्य शाही वंश था उसकी सेना का नियंत्रण हो जाता है। तो शाही वंश कौन सा था? मुगल वंश। इस मुगल वंश के ही अधीन जोधपुर राज्य था। तो जब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने जोधपुर राज्य पर अपनी सेना का नियंत्रण कर दिया, क्योंकि उसके कोई पुत्र तो था नहीं। पुत्र होता तो उसको गद्दी पर बिठा दिया जाता, लेकिन पुत्र नहीं था। इस वजह से औरंगजेब ने जोधपुर को सीधे खुद के नियंत्रण में ले लिया और जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब शाही सेना का नियंत्रण होना, यानी जोधपुर पर अब जो मुगल वंश था उसकी सेना यानी मुगल सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर राज्य पर मुगल सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। जोधपुर राज्य सीधा ही मुगल सेना या मुगल वंश के नियंत्रण में आ गया जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में। तो खालसा घोषित करने का मतलब यही होता है कि जिस भी राज्य को खालसा घोषित कर दिया जाता है उस राज्य पर शाही सेना का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब उस समय शाही सेना थी मुगल सेना, तो उसका नियंत्रण स्थापित हो गया जोधपुर पर, यानी जोधपुर सीधा ही शाही सेना के नियंत्रण में आ गया। अब जोधपुर जो राज्य था उसका फौजदार बनाया गया। मुगल सेना का नियंत्रण हो गया जोधपुर पर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद में। तो जोधपुर राज्य का फौजदार बनाया गया तामीर खां को। तामीर खां को जोधपुर राज्य का फौजदार नियुक्त करके जोधपुर राज्य पर औरंगजेब ने सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। जोधपुर पर अपना सीधा नियंत्रण होने के बाद में औरंगजेब ने जोधपुर राज्य में भी अपनी वही हिंदू धर्म विरोधी नीति अपनाई और अपना एक सैनिक था, औरंगजेब का एक सैनिक था जिसका नाम था शाह खान।
औरंगजेब का सैनिक था शाह खान। खान जहां, नाम में थोड़ा गलती हुई है, खान जहां। औरंगजेब का एक सैनिक था खान जहां। इस खान जहां को औरंगजेब ने आदेश दिया जोधपुर राज्य पर अधिकार होने के बाद में कि जोधपुर राज्य में जितने भी छोटे बड़े हिंदू मंदिर हैं उन हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को दिल्ली लेकर आओ। तो औरंगजेब के आदेश पर खान जहां ने जोधपुर राज्य में जो छोटे बड़े हिंदू मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़वा दिया और उनमें जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों के टुकड़े करके टुकड़ों को गाड़ियों में भर के खान जहां उन टुकड़ों को दिल्ली ले गया। जब हिंदू मंदिरों में जो मूर्तियां थी उनके टुकड़े गाड़ियों में भरकर दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब उनको देखकर काफी प्रसन्न हुआ, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति ही यही थी। वो अन्य धर्मों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखता था, उनको नष्ट करना चाहता था। मुख्य रूप से हिंदू धर्म और सिख धर्म के प्रति औरंगजेब ने बहुत ही खराब प्रकार की नीति अपनाई थी। इन धर्मों के मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को ध्वस्त करना, ये औरंगजेब के प्रमुख कार्य थे। औरंगजेब हिंदू मंदिरों को इनको तोड़वाने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था, उसको प्रसन्नता होती थी। तो खान जहां जोधपुर राज्य की मूर्तियों के टुकड़े दिल्ली लेकर गया, औरंगजेब उससे खुश हुआ और उसको सेना में एक बड़ा पद दिया गया। बाद में उन मूर्तियों के टुकड़ों को औरंगजेब ने अपने आंगन और मस्जिदों की जो सीढ़ियां थी उनके नीचे डलवा दिया ताकि वो हमेशा पैरों से कुचली जा सके। इस प्रकार की नीति औरंगजेब की थी। तो यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार औरंगजेब ने जोधपुर राज्य पर अपना नियंत्रण कर लिया। जसवंत सिंह जिंदा था उस समय तक भी औरंगजेब जोधपुर पर नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन उसको एक मौके की तलाश थी। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब को मौका मिल गया और कोई आगे संतान नहीं होने की वजह से औरंगजेब ने जोधपुर पर सीधा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।